यानी आप वादा करके और फिर हाथ पीछे नहीं खींच सकते। यानी आपने जो वादा किया है उसे आपको देना ही होगा। चलिए, क्या परिवर्तन हुआ 1892 के अधिनियम में? जो विधान परिषद है उसमें कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की वृद्धि की जा सकती है। ये परिवर्तन किया गया, ठीक है ना, कि कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16। मद्रास व बंबई की जो प्रेसिडेंसी है, यहाँ की जो परिषद है, इसमें कम से कम 4 और अधिक से अधिक 20 सदस्यों की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। इसे छोड़कर मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी है उसमें अध्यक्ष और अधिवक्ता को छोड़कर जो सदस्यों की बात है उसमें कम से कम 4 और अधिक से अधिक 20 सदस्यों की वृद्धि हो सकती है। ये 1892 का अधिनियम जो है उसके तहत ये परिवर्तन किया जा रहा है। जो बंगाल मंडल है उसमें सदस्य संख्या 20 बढ़ाई जा सकती है, यानी सदस्यों की संख्या आप 20 कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम प्रांत, इसको भी नोट करते चले आप लोग, कहाँ क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि चीजें ऐसा नहीं है कि आपको इतिहास में ये आवश्यक नहीं है कि आपको वही चीजें पूछी जाएगी जो कॉमन है, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम प्रांत में कम से कम 9 और अधिक से अधिक 15 अतिरिक्त सदस्य बढ़ाने का प्रावधान किया गया। विधान परिषदों में 2/5 गैर सरकारी सदस्य बढ़ाए गए। ये विधान परिषदों की बात हो रही है, ठीक। सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव होना है, लेकिन इसमें प्रावधान जोड़ा गया कि इसकी स्वीकृति सरकार से लेनी होगी, यानी बिना सरकार की स्वीकृति के आप सदस्यों का चुनाव नहीं करा सकते। केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों में, केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में वार्षिक आय और व्यय के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये नई चीज दी गई, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में वार्षिक आय व्यय से संबंधित मसलों पर बहस हो सकती है, ठीक है ना। यानी इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार। जो भी सदस्य है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसमें क्या क्या कहा गया कि जो सार्वजनिक मामले हैं, यहां तो आप बहस कर रहे हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछने का जब मसला आया तो वहां पे उसने क्या किया, सार्वजनिक मामलों को रख दिया कि आप इसके संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक। कहा गया चुनाव होगा, लेकिन इसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। इसे अप्रत्यक्ष कहा गया, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रखा गया, यानी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं। जो इस
अधिनियम का दोष है, ठीक, यानी जिसकी आलोचना होती है 1892 अधिनियम की, कि जो चुनाव की प्रक्रिया है उसे अप्रत्यक्ष रखा गया है, जो विधान परिषद का क्षेत्र है वो सीमित रखा गया, यानी जो क्षेत्र है उसे सीमित कर दिया गया, और केंद्र का हस्तक्षेप जो है वो अत्यधिक हो गया। प्रांतीय विधानमंडलों की शिकायत यही है कि केंद्र का हस्तक्षेप ज्यादा है, यही समस्या है। आप जितने अधिनियम को पढ़ेंगे, कहा तो जा रहा है कि केंद्र का हस्तक्षेप कम किया जाएगा, थोड़ा सीमित किया जाएगा, लेकिन उस पर कार्य नहीं हुआ, यानी केंद्र का हस्तक्षेप उतना ही रहा। फिजूल खर्ची रोकने का कोई प्रावधान नहीं, ठीक, यानी जो फिजूल खर्ची होती थी सरकार की, उसे रोकने का इस अधिनियम में कोई प्रावधान, जिसकी मांग हो रही है विधानमंडलों में कि इस पे रोक लगे, उसको रोकने का, ठीक, विभिन्न संप्रदायों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, यानी किसका कितना प्रतिनिधित्व होगा इस पर कोई चर्चा नहीं दी गई, और जो सदस्य हैं उन्हें अल्प सुविधा दी गई। कहने के लिए तो आप केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्य हैं, लेकिन जो सुविधाएं आपको दी गई हैं वो अल्प है, यानी उसमें, ठीक है, यानी उसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया। इस अधिनियम के महत्व की अगर बात होती है तो सबसे बड़ा महत्व है कि इसने निर्वाचन पद्धति को मान्यता दी। जो एक व्यवस्था आई कि इसने निर्वाचन पद्धति को मान्यता दी, और बजट पर बहस 1892 अधिनियम द्वारा निर्वाचन पद्धति को आगे बढ़ाया गया और बजट पर बहस का प्रावधान किया गया, ठीक है। ये दो पॉइंट मुख्य थे इसमें। अगला आ जाइए आपका बंगाल विभाजन। ठीक, ये आपका प्रमुख है टॉपिक, इसमें चर्चा हो गई थी थोड़ी सी। हाँ बता। ये जो प्रश्न पूछने वाला था बजट पर, मतलब पेपर, तो क्या उसमें भारतीय और अपने दोनों? जी, दोनों प्रांतीय विधानमंडलों में है कौन? भारतीय सदस्य भी तो है। प्रांतीय विधानमंडलों में भारतीय सदस्य भी हैं, केंद्रीय विधानमंडलों में संख्या सीमित है, प्रांतों में भी सीमित है, लेकिन है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि बजट पर आप बहस कर सकते हो। बहस का मतलब होता है प्रश्न पूछना, अभी तक ऐसा नहीं है। और निर्वाचन पद्धति वो अप्रत्यक्ष ही सही, पर्दे के पीछे से ही हो रहा हो, लेकिन एक व्यवस्था तो शुरू हुई कि निर्वाचन पद्धति अपनाई जाएगी, ठीक है। बंगाल विभाजन, उन्नीस 20 ये डेट है, जुलाई। कर्जन ने बंग भंग का एक निर्णय लिया। बंग भंग यानी बंगाल विभाजन, ठीक है। ये निर्णय लिया, अभी इसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये निर्णय लिया गया। कारण क्या बताया गया कि इसका क्षेत्रफल इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर, और इसकी आबादी
करोड़ से अधिक। जब आप कारणों में चलते हैं कि कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, ठीक, मंशा की भी बात होगी, लेकिन जो तर्क रखा गया, चूंकि बंगाल का जो क्षेत्रफल है, ठीक, वो बहुत बड़ा है और उसकी आबादी लगभग 8 करोड़ से अधिक है, ठीक है ना। 1836 में जो बंगाल का ऊपरी प्रांत है, उसकी कार्य के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को तो रखा गया, लेकिन क्षेत्रफल बड़ा होने की वजह से उसको कार्य करने में असुविधा थी। ये जो चीजें कही गई, 1854 में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसे बंगाल के शासन से मुक्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल को 1854 में, क्योंकि गवर्नर जनरल पूरे भारत के जितने भी अंग्रेजी प्रांत है उसका गवर्नर बनाया गया था, ठीक है ना। तो उस पर बर्डन ना पड़े तो क्या हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर किया गया और 1854 में गवर्नर की परिषद को बंगाल के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे देखेगा, ठीक। 1874 में चीफ कमिश्नरी बनाने हेतु आसाम के क्षेत्र को, ठीक, आसाम के क्षेत्र को प्लस सिलहट, इसे बंगाल से अलग कर दिया गया। (1874) में चीफ कमिश्नरी बनाई गई, ठीक, उसके द्वारा, और आसाम और सिलहट का क्षेत्र इसे बंगाल से अलग कर दिया गया, एक अलग प्रांत। 1898 में ठीक, 1898 में लुसाई हिल को भी इसमें मर्ज कर दिया गया, ये भी क्षेत्र है, ठीक जी, असम बंगाल का बॉर्डर। लुसाई हिल को भी इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। चलिए, ये स्थिति तो हुई, लेकिन जो बंगाल विभाजन की रूपरेखा बनी, एक विचार आया कि इन क्षेत्रों को मिलाकर, मतलब 1903 में उसने सोचा, गवर्नर जनरल ने, कि इन क्षेत्रों को और असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक नए प्रांत की स्थापना की जाए। ये अभी तक विचार चल रहा है, अभी इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। 1903 में कांग्रेस का अधिवेशन जो मद्रास में हुआ, ये कांग्रेस का 19वां अधिवेशन है, ठीक, जिसके सभापति लाल मोहन घोष ने अपने संबोधन भाषण में सरकार के बंगाल विभाजन की जो मंशा है
उस पर लोगों को जागरूक किया। यानी उस अधिवेशन में जो जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उन्हें जागरूक करने का कार्य किया गया लाल मोहन घोष द्वारा कि सरकार बंगाल विभाजन के विषय में ये विचार रखती है, यानी वो करना चाहती है, ये उसके विचार में है। ठीक, सरकार ने जनवरी 1904 में आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि की। ठीक है ना, इसमें स्टेप बाय स्टेप ही चलिए चीजों को समझने के लिए। सरकार ने जनवरी 1904 में इस बात की पुष्टि की जो लाल मोहन घोष ने 1903 मद्रास के अधिवेशन में कहा कि सरकार की ये मंशा है कि वो बंगाल का विभाजन कर दे। सरकार ने जनवरी 1904 में इसकी संस्तुति कर दी, यानी इसका विचार प्रकाशित कर दिया कि बंगाल विभाजन के संबंध में सरकार की योजना क्या है, ये विचार। ठीक ना, कर्जन ने इसके लिए किया क्या? उसने पूर्वी बंगाल का दौरा किया और वहां जनता को उसने संबोधित किया। ये जो क्षेत्रों की बात हो रही है ये पूर्णतया मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। ठीक है ना, और ये एड्रेस किया जा रहा है मुस्लिम समाज को कि वो अंग्रेजों के कितना करीब आ जाए। ये उन्हें एक लालच देने का कार्य किया जा रहा है सुविधाओं के नाम पे कि एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा जहां आपको सरकार द्वारा सुविधाएं दी जाएंगी, बदले में आप सरकार का सहयोग करें। ठीक है, आप इस तथ्य को समझिए। यानी कर्जन जो पूर्वी बंगाल का दौरा कर रहा है वो विभाजन के औचित्य को समझाने के लिए वो निकला है। वहां के लोगों को ये समझाना वो चाह रहा है कि इसके पीछे औचित्य क्या है, यानी सरकार आपको क्या क्या सुविधाएं देंगी, इस औचित्य को वो समझा रहा है और इसमें वह सफल भी हुआ है। असम का चीफ कमिश्नर, पूर्व चीफ कमिश्नर, वर्तमान समय में नहीं, कॉटन, जिसने कर्जन की इस व्यवस्था का विरोध किया। उसका यह मानना था कि कर्जन जो व्यवस्था लेकर आया है उस व्यवस्था से कंपनी को नुकसान होगा। यानी जो व्यवस्था वो लेकर आया है उससे कंपनी को अंग्रेजों को आर्थिक और राजनीतिक नुकसान होगा। ठीक है, यानी जो व्यवस्था वो बनाना चाह रहा है उससे सरकार को नुकसान होगा। ये कॉटन जो पूर्व चीफ कमिश्नर था असम का, उसने आगाह किया है। इसके पीछे कारण क्या था? बंगाल विभाजन के पीछे कारण राष्ट्रीय चेतना के रूप में बंगाल वह क्षेत्र है जहां पे सर्वप्रथम राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव हुआ इतिहास में। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का दमन करना था, यानी जो राष्ट्रीय चेतना अभी बंगाल में है वो अन्य क्षेत्रों में ना फैल पाए। ठीक, अब बात तो ये हो सकती है कि अगर क्षेत्र का विभाजन कर दिया जाए तो राष्ट्रीय चेतना का अंत कैसे हो सकता है? बात को समझिए। अगर
अगर क्षेत्र का विभाजन कर दिया जाए तो राष्ट्रीय चेतना आप कैसे रोक सकते हैं, अगर कारण की बात करें। ठीक, छोटे उदाहरण के रूप में समझिए। ठीक है, ये वर्तमान में भी चल रहा है। ठीक, उदाहरण के रूप में ये जब युद्ध शुरू हुआ तो इसमें भारत ने किसी का सहयोग नहीं किया या किसी के पक्ष में नहीं बोला, क्योंकि इस पर बड़ा दबाव था दोनों पक्षों की तरफ से। ठीक, और यह भी दबाव था कि ये रूस का विरोध करे। इस चीज को समझिएगा। ठीक है, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस झंझट से बचने के लिए क्या हुआ, चीन के साथ थोड़ा सा संघर्ष बीच में आया था ना, चीन के साथ संघर्ष, जब रूस यूक्रेन वार आया। ठीक, और जब भी भारत से ये कहा गया कि तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तो वो कह रहा देखो हम खुद ही बचे हुए हैं, तो हम कैसे बोले। बात समझ रहे हैं? आपने किसी को उधार दिया है और वो आपसे उधार मांगने आया है और आपको नहीं देना है, तो आपने कहा क्या कि मैंने जो तुम्हें कल उधार दिया था उसे वापस करो। अब वर्तमान का मुद्दा क्या हो गया कि मैंने तुम्हें उधार दिया और वो अगला क्या कह रहा है कि मैंने तुमसे कोई उधार। मुद्दा क्या था कि मुझे उसका उधार चुकाना था, यानी वो जो लेने आया है, लेकिन मुद्दा क्या बन गया कि मैंने जो तुम्हें उधार दिया उसे तुम वापस करो। मेन चीज इसका क्या विचार था कि जब क्षेत्र का बंटवारा हो जाएगा और हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो जाएगा, बात को समझिएगा, तो जो राष्ट्रीय चेतना है वो चेतना यहां पे आके समाप्त हो जाएगी। यानी हिंदू और मुस्लिम की अब बातें होने लगेंगी, जैसा वर्तमान में होता है राजनीति में। ये उसका विचार है कि जो राष्ट्रीय चेतना है वो अन्य क्षेत्रों में ना फैले, जो बंगाल में फैल रही है उसके लिए ये जरूरी है। और जब हम मुसलमानों को एक विस्तृत क्षेत्र दे देंगे, उनको अधिकार दे देंगे, तो वो इस राष्ट्रीय चेतना से दूर हो जाएंगे। इसमें वो सफल भी हुए। ठीक है ना। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। सरकार द्वारा बंगाल विभाजन किए जाने के उपरांत बंगाल में इस अध्यादेश के विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में एक सभा आयोजित की गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। ठीक, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने विदेशी कपड़े व नमक, विदेशी नमक के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा। स्वदेशी मूवमेंट की बात हो रही है। ठीक, इस काल में विदेशी वस्तुओं पर 5% से और 15% की कमी हो गई, यानी जो बेची जाती थी। और जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इसमें इतनी गिरावट आ गई, 5 से 15% की। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में
मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया और लोगों की भीड़ इसके विरोध में सड़कों पर उतर आई। ठीक है। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन दोनों नेताओं ने इस भीड़ को संबोधित किया। ठीक है, यानी आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी उस संबंध में इस भीड़ को संबोधित किया गया। और यही विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने बंबई और पूना में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पंजाब में लाला लाजपत राय ने और उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह, उत्तर पश्चिमी प्रांत अजीत सिंह ने इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ली। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक, ये तीनों इस आंदोलन को जनसंपर्क की आखिरी पराकाष्ठा तक लेना जाना चाहते थे, यानी इसमें लोगों की पूर्ण भागीदारी हो जाए। ठीक है, यानी ये आंदोलन जो है उसे स्वराज्य तक ले जाना, ये इनकी मंशा थी। लेकिन उदारवादी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। जो उदारवादी जिनका कांग्रेस पर वर्चस्व है वो इस आंदोलन को केवल बंगाल की सीमा तक, क्योंकि इनका मानना था कि ये बंगाल की समस्या है। बात को समझिए, उदारवादी ये मानते थे कि ये केवल बंगाल की समस्या है और उग्रवादी बाल लाल पाल को जो कहेंगे उग्रवादी विचारधारा, ये मानते थे कि ये राष्ट्र की समस्या है, इसे पूरे राष्ट्र में ले जाया जाए, एक व्यापक जन आंदोलन बनाया जाए और इसके द्वारा स्वराज्य की स्थापना की जाए, यानी स्वराज्य की प्राप्ति की जाए। क्योंकि इन्हें जो हथियार मिला है ये बड़ा प्रभावी है। ठीक, वर्तमान में अगर किसी राष्ट्र के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, ठीक, आपके राष्ट्र के साथ, वो आपके राष्ट्र को कहीं पीछे छोड़ने के लिए तत्पर है, चाहे सैन्य दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से। अगर आप उसके वस्तुओं का बहिष्कार कर दें, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है, विश्व का सबसे बड़ा बाजार भारत है, और यहाँ पे जो नई वस्तु आती है यहाँ के लोग उत्सुकतावश, उसकी जरूरत हो चाहे ना हो, लेकिन शौकिया उसे खरीदते हैं कि चलो देखा जाए ये है कैसा। तो भारत एक बड़ा बाजार है, ठीक, और इस बाजार की जरूरत विश्व में सबको है। तो अगर आप किसी एक देश के वस्तुओं का बहिष्कार कर दें, खरीदे ही ना, तो उसकी अर्थव्यवस्था आप चौपट करने का बल रखते हैं। अगर भारत के लोग, विदेशी वस्तु की बात हो रही है यानी ब्रिटेन की वस्तुओं की बात हो रही है, अगर इसका पूर्णतया बहिष्कार कर दे
तो उसके व्यापार को बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि भारत बड़ा बाजार है, इस चीज को समझिएगा। ठीक, तो विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है इसमें तेजी लाने की बात है। कुछ यूरोपीय कारण हुए। जापान ने रूस को पराजित कर दिया। जापान ने रूस को पराजित कर दिया। रूस बहुत बड़ा राष्ट्र, जापान बहुत छोटा सा। ठीक, अबिसीनिया ने इटली को, यानी इटली के सामने अबिसीनिया की कोई हैसियत नहीं, लेकिन उसके बाद भी अबिसीनिया ने इटली को पराजित कर दिया। और जो ये विचार आया है भारत में, भारतीयों ने जब ये चीजों को देखा है तो वो भी ये मानने को तैयार हो गए कि सामने वाला कितना भी बलशाली हो, हम उसे पराजित कर सकते हैं। अगर ये पराजित कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बंगाल विभाजन के आंदोलन में ये भावना भी आई। ये अलग बात है कि उदारवादी इससे अलग है। ये भावना उग्रवादियों के मन में आई है कि स्थिति को हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है ना। कांग्रेस ने इस आंदोलन को प्रबलता प्रदान की, क्योंकि एक ही एक पार्टी है जो भारतीयों की बातों को रख सकती है सरकार के सामने। तो कांग्रेस ने क्या किया, इस आंदोलन को प्रबलता प्रदान की। लाल पाल इसे स्वराज तक ले जाना चाहते थे, लेकिन उदारवादी केवल इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, उग्रवादी इसे पूना में कराना चाहते थे, इस अधिवेशन को। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि उदारवादियों का बहुमत है, तो उदारवादियों ने इसे सूरत में कराया। ठीक, उग्रवादी चाहते थे कि इसका सभापतित्व, जो इस अधिवेशन का अध्यक्ष पद है, वो तिलक को दिया जाए। उदारवादी रास बिहारी बोस को यह पद देना चाहते थे। विचारधारा बिल्कुल अलग है। एक कह रहा है कि मैं तुम्हारी विचारधारा से सहमत नहीं हूं, दूसरा कह रहा है मैं तुम्हारी विचारधारा से सहमत नहीं हूं। और जब विचारधाराएं अलग हो जाएं, तो दो लोगों का एक साथ रहना असंभव सा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि विचार ही दो समूहों को एक साथ लाती है। ठीक, गांधी का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो गांधी ने सभी विचारधाराओं की बातों को समझते हुए आंदोलन को उस रूप में बढ़ाया आगे। लेकिन यहां दोनों विचारधाराएं अलग हैं, क्योंकि अगर पूर्ण स्वराज तक की बात ले जानी है, तो अपना सभापति होगा जो ये प्रस्ताव पारित करेगा कि हम इस आंदोलन को पूर्ण स्वराज तक ले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उग्रवादी, जिन्हें गरम दली बोला गया, उनका ये कहना था कि तिलक को ये पद दिया जाए, लेकिन उदारवादी इससे सहमत नहीं। उन्होंने रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया। चूंकि मुद्दा वही है, एक मुद्दा कि आंदोलन की स्थिति क्या हो, आंदोलन कैसे चलेगा, इस विचार पे दोनों में मतभेद है। और ये मतभेद सूरत में इतने बढ़ गए कि दोनों के मध्य विवाद हो गया, यानी उग्रवाद और उदारवाद के बीच।
नौबत झगड़े तक आ गई। इस झगड़े को शांत करने के लिए वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया उस अधिवेशन का, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी का सम्मान दोनों बच्चों में है, ठीक। और अधिवेशन में जो चीजें पास की गई वह उदारवादियों का जो विचार था उसी को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। इस बिखराव का लाभ अंग्रेजों ने लिया, ठीक। उन्होंने क्या किया, वे तेजी दिखाते हुए उन्होंने तिलक को 6 माह की कैद, ठीक। लाला लाजपत राय को निर्वासन यानी क्षेत्र से निर्वासन, अंग्रेजों ने जो व्यवस्था अपनाई इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, उस व्यवस्था के तहत इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया, ठीक। व्यवस्था क्या, जो उग्रवाद और उदारवादियों के बीच में जो संघर्ष हुआ और उसका जो परिणाम आया, उससे ये इतना आहत हुए कि इन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, अंग्रेजों ने जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो कटुता के बीज बो दिए, उसका परिणाम क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना। इसका परिणाम क्या हुआ, जो व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई उसका परिणाम क्या हुआ कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जिसका पहला अधिवेशन 1912 में ढाका में हुआ, जिसमें भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई कि मुस्लिम लीग भविष्य में कैसे आगे बढ़ेगा और किन कार्यों को लेकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये जो बना ये मुस्लिम हित के लिए था, ठीक है ना। ये मुस्लिम हित की बात करता था कि मुसलमानों के लिए भी चीजें चाहिए। जो व्यवस्था कर्जन ने बना दी थी, कर्जन ने क्या किया कि 15 जिलों को जोड़कर बांट दिया था ना, बंगाल का विभाजन किया। और ये जो जिले थे वो कौन से थे, जो मुस्लिम बाहुल्य थे। और इन जिलों में जाकर उसने क्या कहा कि मैं तुम लोगों को जितनी भी सुविधाएं हो सके वो दूंगा। कारण क्या था कि जो राजनीतिक चेतना बंगाल में बढ़ रही है उसे रोका जा सके, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था।
राजनीतिक चेतना कैसे रुकेगी? जब लोगों के विचार उस जगह से हटकर दूसरी जगह चले जाएंगे। ठीक है? बंगाल का विभाजन हो गया, अब क्या करना है? बंगाल के विभाजन को आप वापस लीजिए। अब ये मुद्दा हो गया, यानी वो राष्ट्र की चेतना समाप्त हो गई कुछ समय के लिए। अब विचार ये हुआ कि बंगाल का विभाजन आप वापस लीजिए। उग्रवादी चाहते थे कि इसे और आगे बढ़ाइए, यानी पूरे राष्ट्र में। उदारवादी इसके पक्ष में नहीं थे। ठीक है? एक नया संगठन बन गया, मुस्लिम लीग, मुसलमानों के हित के लिए, मुसलमानों की आवाज। ठीक? अब इतिहास में यह प्रश्न अलग है कि इसने मुसलमानों को कितना लाभ दिया उस काल में। जब हम देखते हैं पृथक राष्ट्र, जब हम पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की चर्चा करते हैं, तो मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों को क्या दिया, इस पे भी चर्चा होती। लेकिन फिलहाल में हम लोग इस चर्चा में हैं, तो इसी चर्चा में रहे। ठीक है? असफलता, बंग भंग आंदोलन की असफलता क्या था? जिसमें पहली चीज थी सांप्रदायिकता। जो असफलता हुई उसमें एक प्रमुख कारण था सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता कैसे? एक पक्ष को लाभ दिया जा रहा है। बात को समझिए, एक पक्ष को लाभ दिया जा रहा है और दूसरा कह रहा है ये नहीं होना चाहिए। इस तर्क को समझने का प्रयास कीजिए। एक पक्ष को सरकार लाभ दे रही है और दूसरा कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, तो यहां सरकार दुश्मन हो गई कि दूसरा पक्ष जो नहीं कह रहा है? जो नहीं कह रहा है वो दुश्मन हो गया अगले पक्ष का। यानी मुस्लिमों के लिए हिंदू क्या हो गए? विरोधी हो गए कि ये चाहते नहीं हमें सुविधा मिले। कर्जन जो एग्जैक्टली चाहता था वही हुआ। वो चाहता था दोनों के बीच में दूरी बढ़े, वो बढ़ गया। ठीक है ना? वो कितना बढ़ा ये अलग मैटर है इतिहास में, क्योंकि आने वाले समय में गांधी काल में फिर दोनों एक हुए, फिर दूर हुए, वो अलग मैटर है। लेकिन एक रेखा तो खींच गई दोनों के बीच में, विरोध की रेखा, कि हम कुछ पा रहे हैं और तुम देना नहीं चाह रहे हो। कर्जन अपने उद्देश्य में सफल रहा, वो जो करना चाहता था। यहां पर सांप्रदायिकता, यानी विरोध ने सांप्रदायिकता का रंग ले लिया। ठीक है? हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के विरोधी हो गए, मत के अनुसार विरोधी हो गए। जिन्हें सुविधा मिल रही है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि तुम नहीं चाहते कि ये सुविधा हमें मिले, और जो इस व्यवस्था के विरोधी हैं उनका ये तर्क है कि हमें तुम्हें बांट दिया जा रहा है। लेकिन सुविधा पाने वाला पक्ष ये सोचने को तैयार नहीं है। आंदोलनकारियों ने कुछ गलत तरीकों का उपयोग किया। ठीक है? जैसे त्योहारों, उत्सवों, धार्मिक अनुष्ठानों का इन्होंने सहारा लिया। बात को समझिएगा। और शिवाजी महोत्सव, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, उन्होंने इसे शुरुआत किया। उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए शिवाजी की जयंती मनाई गई कि उसके द्वारा अपने विचार लोगों तक पहुंचाए जाए। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ, क्योंकि ये सब
हिंदू धार्मिक उत्सव थे, ठीक है ना। यहां पर गलत संदेश गया, ये गलत तरीकों की बात हो रही है कि दूसरे पक्ष के सामने ये संदेश गलत चला गया कि हिंदू अपने लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। जो इन्होंने धार्मिक पक्षों का सहारा लिया, सरकारी दमन, जो इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे उन्हें क्या किया, आंदोलन से अलग कर दिया। किसी को जेल, किसी को निर्वासन, और एक में आपने देखा कि उन्होंने राजनीति ही छोड़ दी, ठीक, उससे हट गए। बिना नेतृत्व के कोई भी आंदोलन सार्थक हो ही नहीं सकता, अपने अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंच सकता, ये इतिहास गवाह है। अगर कोई भी आंदोलन नेतृत्व विहीन है तो वो चीजों को बदल तो सकता है, लेकिन आगे क्या होगा ये वो नहीं तय कर सकता। ये कोई भी आंदोलन हो, विश्व का चाहे आपके भारत का, तो क्या हुआ, नेतृत्व जो था अंग्रेजों ने उसे क्या किया, आंदोलन से नेतृत्व को हटा दिया। अब लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है, नेता ही बता रहा है कि आगे क्या, और जब नेतृत्व करने वाला ही ना हो तो स्थितियां क्या हो गई कि अब लोगों के मन में ये विचार आया कि अब आगे क्या करना है, और जब बताने वाला नहीं है तो लोग शिथिल हो गए उस आंदोलन के प्रति। कांग्रेस में फूट, उन्नीस सौ 1907 जो कांग्रेस में फूट हुआ उदारवादी और उग्रवादियों के बीच, इसने भी आंदोलन को कमजोर कर दिया। और कारण में प्रभावी संगठन, प्रभावी संगठन, संगठन के रूप में कांग्रेस तो है, कांग्रेस तो है, लेकिन ये प्रभावी नहीं, ठीक। अगर ये प्रभावी होता तो दो पक्ष ना बने होते, यानी कांग्रेस का विभाजन भी नहीं हुआ होता, ठीक। तो इसके प्रभाव में कमी थी संगठनात्मक रूप से, जिसका नुकसान इस आंदोलन को हुआ। तो ये आपका पंगभंग भी हो गया। उन्नीस सौ 9 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक। यह अधिनियम, मैंने कहा ना आपको कि 1892 का जो अधिनियम आया उसमें जो कमियां रह गई उसको दूर करने के लिए, लेकिन इसका मुख्य कारण था कि जो राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई बंगभंग आंदोलन से, उस राष्ट्रीय चेतना को दबाने के लिए, उसे कम करने के लिए ये अधिनियम लाया, ठीक। संवैधानिक परिवर्तन, ये तो कहा गया कि 1892 के अधिनियम में कमियां रह गई, ठीक। और जो 1892 के अधिनियम में कहा गया, लॉर्ड कर्जन ने उसके विपरीत किया कार्य, जिसका परिणाम क्या हुआ, बंगभंग के रूप में आया और एक आंदोलन हुआ भारत में, ठीक। और जो राष्ट्रीय चेतना फैल रही है सरकार के विरुद्ध, जो आप में विरोध उत्पन्न हो रहा भारतीयों के मन में, अब उसे शांत करना है तो एक नया अधिनियम आया जिसमें संवैधानिक परिवर्तन करने की बात की गई, ठीक है ना।
इसमें जो अप्रत्यक्ष चुनाव की बात कही गई थी, प्रांतों में हस्तक्षेप, अप्रत्यक्ष चुनाव, प्रांतों में हस्तक्षेप और जो भारतीयों को प्रतिनिधित्व, ये जो मसले थे, इन मसलों का कोई समाधान नहीं हुआ है। तो ये अपेक्षा की गई कि जो नया अधिनियम आ रहा है, इन मसलों का पूर्णतया जो ये मसले थे, इन मसलों का कुछ नया संशोधन वह प्रस्तुत करेगा, यानी इन मसलों को वो दूर करेगा। ठीक है ना? अब इसको लाने के पीछे कारण क्या है? पहला कारण तो आपका था कि जो कर्जन का शासनकाल था, उसने जो कार्य किए, ये पहला कारण। दूसरा है वैदेशिक घटनाओं का प्रभाव, जो विदेश में घटनाएं हो रही हैं। मैंने आपसे फिर कहा कि रूस का पराजय और इटली की पराजय, ये आप कहेंगे कि ये तो यूरोप की घटना है, इससे हमको क्या लेना देना? आप तो यही कहेंगे ना, यूरोप की घटना, इससे हमको क्या लेना देना? अगर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ या नेपाल में तख्ता पलट हुआ, तो आप ये कहो कि ये तो उनका मैटर है, हमसे क्या लेना देना? नहीं, ये आप पर भी प्रभाव डालेगा। यूरोप की कोई घटना छोटी ही हो, ये प्रत्येक देश पर प्रभाव डालती है। और ये तो घटना बड़ी महत्वपूर्ण है कि छोटे से देशों ने अपने से बहुत विशाल और शक्तिशाली देशों को पराजित कर दिया। ये जो भावना आई भारत में कि क्या हम भी कर सकते हैं, तो ये भावना हुई कि कर सकते हैं, अगर हम चाह ले तो कर सकते हैं। तो अंग्रेज शासन ये सोच रहा है कि ये भावना घर ना कर जाए कि ऐसा हम भी कर सकते हैं, तो उससे पहले कुछ ऐसा दे दीजिए कि इनका दिमाग डाइवर्ट हो जाए। और भारतीयों के साथ समस्या ये है कि यही होता है, अंग्रेज कोई चीज लाते हैं तो वो पुरानी पद्धतियों को भूल जाते हैं। अगर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार बंग बंग में हुआ और उसका प्रभाव भी पड़ा, व्यापक प्रभाव पड़ा, लेकिन कभी आप इतिहास में देखिए, आगे के इतिहास में कभी उसका उपयोग भारतीय द्वारा नहीं किया। जिस चीज से आप सरकार को झुका सकते हैं और जल्दी झुका सकते हैं, उसका प्रयोग आगे के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कारण क्या है? क्योंकि आगे जो भी नेता आए, उनकी विचारधारा पुरानी विचारधारा से बिल्कुल अलग। ठीक है ना? उग्रवाद का आविर्भाव, एक नई विचारधारा आई है, उग्रवाद। उदारवाद तो है, लेकिन एक नई विचारधारा भारत में आ गई, उग्रवाद। यानी जो नवयुवक, जो उग्र है, वो चीजों को पाना चाहते हैं, ठीक? उसका तरीका दाएं बाएं कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि इन चीजों को हम पाएं, ठीक? विरोध करके छीन के पाए। ये जो विचारधारा पनपने लगी भारत में, इसको भी दबाना आवश्यक है। अधिनियम आने का ये भी एक कारण है। आतंकवादी, ये अंग्रेज शासक की देन है, ठीक ना? वो नवयुवक जो आतंक का सहारा लेते थे, उन्हें अंग्रेजों द्वारा आतंकवादी कहा गया।
आतंकवादी विचारधारा का जन्म। ठीक, आतंकवादी विचारधारा क्या है कि आतंक का सहारा लेना। ठीक है, आने वाले टॉपिक में आप पढ़ेंगे इसको, आतंक का सहारा लेना। और इसके द्वारा उन्होंने क्या किया, ढाका के मजिस्ट्रेट और नासिक के कलेक्टर की हत्या कर दी। ठीक है, यानी सरकार को एक मैसेज देना है और तरीका क्या अपनाया गया, आतंक का। ठीक, और टारगेट किसे बनाया गया, ढाका के मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को। यानी ये अभी तक तो अंग्रेज उग्रवाद विचारधारा से जूझ रहे हैं कि एक नई विचारधारा आई है जिसमें उग्रता है, और साथ में एक और विचारधारा आ गई, आतंकवादी विचारधारा। यानी जो कहता है कि हाथ के बदले हाथ, जीवन के बदले जीवन। और इनका मानना है कि जब तक आप आघात नहीं करोगे तब तक ये समझने वाले नहीं है। और आघात किस रूप में, कि प्रतिद्वंदी को समाप्त कर देना। तो एक विचारधारा से तो लड़ ही रहे हैं, एक नई विचारधारा आ गई, और ये विचारधारा अगर फैलने लगी तो साम्राज्य के लिए समस्या हो सकती है। ठीक, तो 1909 का अधिनियम इन सभी कारणों द्वारा लाया गया। चलिए, कुछ और कारण थे। इंग्लैंड में उदार दल का शासन। इसी दौरान इंग्लैंड में जो चुनाव हुए उसमें उदार दल की सरकार बनी, जिनका दृष्टिकोण उदारवादी था। ठीक है, और उदारवादी मार्ले को भारत सचिव बनाया। वायसराय मिंटो, वायसराय की परिषद से भारत संबंधी विवरण भारत सचिव ने आमंत्रित किया, सुझाव कि क्या किया जा सकता है भविष्य के लिए। और जो सुझाव बने या जो रिपोर्ट दी गई 1906 में जो रिपोर्ट दी गई भारत सचिव को, 1909 में उस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 1909 के अधिनियम के रूप में सामने आया। अब इसमें क्या क्या बातें थी, धाराएं देख लीजिए क्या क्या थी। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई। केंद्र में जहां 25 थी वहां लगभग 68 कर दी गई, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग। मद्रास व बंबई में बढ़ा के 46 कर दी गई। जो संख्या थी, यानी जो संख्या थी वो थी 24, इसे बढ़ा कर दी गई 46, यानी बहुत ज्यादा वृद्धि। पंजाब में संख्या 10 थी, इसे 24 कर दी गई। देखिए लाभ किसे मिलेगा, लाभ वहां के मूल निवासियों को मिलेगा। एक व्यवस्था बनाई गई, ठीक ना। बंगाल में 21 से 52 कर दी गई। उत्तर पश्चिम प्रोविंशियल में 16 से 47, यानी उत्तर प्रदेश, ये वृद्धि है। केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों की सदस्य संख्या में वृद्धि। केंद्र में क्या था, 25 था, उसे 68 कर दिया गया। मद्रास और बंबई में 24 था, उसे 46 कर दिया गया बढ़ा के।
पंजाब में 10 था, उसे 24 कर दिया गया, बंगाल में 21 से 52 और उत्तर पश्चिम प्रोविंशियल यानी उत्तर प्रदेश में 16 से 47 कर दिया गया। ठीक, यहां पे फिर वही बात, चुनाव की बात तो हुई, चुनाव कराने की बात इस अधिनियम में कहा गया, लेकिन उसे फिर अप्रत्यक्ष रख दिया गया। ठीक, चुनाव जो होगा संप्रदाय के आधार पर, यहां पे मुसलमानों को खुश करने के लिए ये प्रोविजन डाल दिया गया। संप्रदाय के आधार पर चुनाव, बहस और प्रश्न पूछने का इन्हें अधिकार दिया गया कि ये बहस कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं, केवल 2 मामले छोड़कर। सैनिक और विदेश मामले छोड़कर अन्य मामलों पर यह बहस कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये नई चीज दी गई। इसमें जो एक चीज जोड़ दी गई, मुसलमानों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया गया। यानी बंगाल विभाजन जो 1911 में वापस ले लिया गया, इसके बाद ही वापस लिया गया, लेकिन जो बंगाल विभाजन किया गया उस चीज को इसने थोड़ा और आगे बढ़ाया कि जो मुसलमान है वो अपना प्रतिनिधि अलग से चुन सकते हैं, ये अधिकार दे दिया गया। ठीक है, केंद्रीय सभा का अध्यक्ष किसी भी मामले को अस्वीकार कर सकता है। एक तरफ तो इस व्यवस्था द्वारा कहा गया कि हम सदस्य संख्या बढ़ा दे रहे हैं, आप बहस कीजिए, प्रश्न पूछिए, सारा काम कीजिए, लेकिन फिर क्या कहा कि केंद्रीय सभा का जो अध्यक्ष रहेगा वो आपके विचारों से सहमत हो, ये आवश्यक, वो आपके विचार को ठुकरा सकता है। वायसराय की कार्यकारिणी में इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान रखा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को भी शामिल किया जा सकता है। एक प्रावधान और जोड़ा गया, राजनीतिक अपराधी घोषित व्यक्ति विधान मंडलों में शामिल नहीं किया जा सकता है। अब राजनीतिक अपराधी किसे घोषित किया जाएगा? जो शासन का विरोधी होगा, ठीक है ना। यानी अगर शासन का कोई विरोध कर रहा है, उसकी नीतियों का विरोध कर रहा है, तो शासन उसे राजनीतिक अपराधी घोषित कर देगा और ऐसे लोग विधान मंडलों में शामिल नहीं किए जा सकते। जो स्वायत्त शासन का मांग था, उस मांग को नहीं माना गया इस अधिनियम द्वारा। जो भारतीयों की मांग थी कि उन्हें स्वायत्त शासन, स्वायत्त का मतलब स्वयं द्वारा शासन करने का अधिकार, ये नहीं माना गया। जो निर्वाचन प्रणाली बनाई गई, वो दोषपूर्ण थी।
क्योंकि मुसलमानों को अपना प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार दिया गया था, ये दोषपूर्ण था, अलग से चुनने का। यानी इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को अलग ही कर दिया गया, ठीक है, हिंदुओं से अलग। जो बंधुबंध व्यवस्था बनी उससे तो अलग किया गया, लेकिन इस व्यवस्था द्वारा भी अलग और अलग करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया, यानी महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी। बताइए क्या स्थितियां है, अभी भी सोच बड़ी दयनीय है। पढ़े लिखों की सोच ये है, अंग्रेज तो पढ़े लिखे हैं ना, और जहां ब्रिटेन में स्त्री पुरुष समान है, वहां पे भारत में वो इस चीज को अलग रख रहा है, ठीक है। कम मतदाता होने से, यानी इस अधिनियम में सीमित रखा गया मतदाताओं को। जब आप स्त्रियों को बाहर कर दिए गए तो सीमित पुरुष बचे, जिनकी संख्या सीमित ही होगी। तो समस्या क्या हो गई, कम मतदाता होने से इन्हें प्रभावित किया जा सकता था अपने पक्ष में, ठीक। चलिए ये भी आपका खत्म हो गया। जनजातीय विद्रोह, खासी विद्रोह, जिसमें पहला आता है 1829 खासी विद्रोह। इनका जो निवास था गारो पर्वत, बंगाल का उत्तरी हिस्सा। जब आप देखें बंगाल का उत्तरी ऊपरी हिस्सा, जहाँ पे दार्जिलिंग और उर्जनी का पूरा क्षेत्र है, ये उस क्षेत्र की बात होती है, गारो पर्वत उत्तरी, यानी गारो पर्वत में इनका निवास है। समस्या क्या है कि सिलहट को, यानी इस क्षेत्र को सिलहट से सड़क मार्ग से जोड़ा जाना है, और सड़क मार्ग के कार्य के लिए खासी जनजाति के लोगों को रखा गया है, ठीक। और इनसे अत्यधिक कार्य लिया जा रहा है, अत्यधिक कार्य, यानी प्रताड़ना की हद तक, ठीक है। 1829 में प्रताड़ित खासी जनजातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, परंतु जो शक्ति है उसमें अंग्रेज इनसे ज्यादा शक्तिशाली थे। इस आंदोलन को जल्द ही दबा दिया गया, ठीक है। अगला ही कोल विद्रोह, ये आपका छोटा नागपुर, ये बंगाल का क्षेत्र है, छोटा नागपुर। ये विद्रोह क्यों हुआ, जो नवीन भू राजस्व व्यवस्था आई, नवीन भू राजस्व व्यवस्था, उसमें जो कर तय हुए वो अत्यधिक कर दिए गए, ठीक है। जो बाहर के ठेकेदार थे और साहूकार, वो कोल जनजातियों का अत्यधिक शोषण करने लगे, ठीक। ब्रिटिश व्यवस्था ने
जो इन जनजाति की पंचायत व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया और इनसे जबरन अफीम की खेती कराई जाने लगी। ये बुक्कू भगत है, जोआ भगत, ये प्रमुख नेता है कोल विद्रोह के। ठीक, कोल विद्रोह, छोटा नागपुर, बंगाल का छोटा नागपुर क्षेत्र, नवीन भू राजस्व व्यवस्था बनाई गई जिसमें भू राजस्व अत्यधिक कर दिया गया। जो ठेकेदार और साहूकार थे वो इनका अत्यधिक शोषण करने लगे और नई व्यवस्था जो अंग्रेजों ने बनाई वो कोल जनजाति की जो पंचायती व्यवस्था थी जिनके द्वारा वो अपना न्याय प्रक्रिया करते थे उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी इनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि किसी जनजाति का पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता है और जब आप उसको समाप्त करने लगेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी। ये तो समस्याएं हैं, लेकिन अफीम की खेती इनसे जबरन कराई जाने लगी। यानी जो ये पारंपरिक खेती करते थे उस खेती को बंद करा के इनसे अफीम की खेती कराई जाने लगी। इन प्रताड़नाओं से कोल जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसमें बुक्कू भगत और जोआ भगत इसके प्रमुख नेता थे। परंतु इस आंदोलन को भी दबा दिया गया अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि आपकी संख्या सीमित है और अंग्रेजी शक्ति आपसे कई गुना ज्यादा है। अगला जो आपका है खौड़ विद्रोह, बहुत जगह खोड़ विद्रोह भी है। ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के हिस्सों में, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के जो हिस्से हैं उसमें निवास करती है। अठारह सौ 37 और 56। प्रमुख जो कारण था वो था मारिया प्रथा उन्मूलन का। आप लोग क्लास में ही हैं पीछे? अच्छी बात नहीं है बेटा, प्लीज। हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन अच्छी बात नहीं है। अगर आपको सरकार सुविधा दे रही है तो उसका लाभ लीजिए। आपको टीचर नहीं पसंद है तो आप क्लास से बाहर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा काम ना करें। मैं टोकना किसी को नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग मजबूर कर देते हैं। मारिया प्रथा उन्मूलन से समझिए। आप समझ में आ गया? आप नरबल प्रथा, जो खौड़ जनजाति थी उसमें मारिया प्रथा ये प्रचलन था, जिसमें उनके देवता को नरबल चढ़ाई जाती। अंग्रेजों ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। देखिए, हर जगह एक ही चीज कॉमन है, ये हर जगह है और हर जगह हर जनजाति क्षेत्र में इनके द्वारा शोषण है। ये तो शोषण है, लेकिन आप जो उनकी धार्मिक भावना है आपने सीधा उन पे प्रहार कर दिया। ठीक, ये उनकी पहचान है
जो नरबलि प्रथा है, मारिया प्रथा है, ये उस जनजाति की पहचान है और पुरखों से चली आ रही है। आप एक हिसाब से सोच सकते हैं कि नहीं ये तो गलत है, किसी आदमी की बलि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए तो मान्यता है। ठीक? जैसे दक्षिण भारत में बैल दौड़ होता है, वो प्रथा से जुड़ा है, और जो चीज धर्म से जुड़ जाता है उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। सती प्रथा के साथ भी ऐसा ही हुआ, अंततः हटा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप शिक्षित हो गए, उसके बारे में आप सोचने लगे, लेकिन ये नहीं सोच रहे, यहाँ शिक्षा का अभाव है। इनके लिए ये जो प्रथा है, इनका अपना मूल धार्मिक अनुष्ठान है, जिसे समाप्त करने का किसी को अधिकार नहीं। लेकिन चूंकि अंग्रेज शासक है, इन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। एक चीज तो ये हुई, लेकिन जो जमींदार और साहूकार हैं, इन्होंने भी इन्हें प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आप इन्हें छोटा सरकार मान लीजिए, छोटे अंग्रेज, ये भी अंग्रेजों जैसे हैं। जो अंग्रेजों से बचा उसे ये छीन लेते हैं। नवीन कर देने के लिए इन्हें विवश किया गया। इस जनजाति को नवीन कर देने के लिए विवश कर दिया गया। स्थितियां क्या हुई कि जब इनकी संस्कृति पर प्रहार होने लगा, अत्यधिक प्रहार, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। अपनी पहचान बचाने के लिए विद्रोह। ठीक है? यानी एक विचार है, या तो अपनी पहचान को बचा लीजिए या तो समाप्त हो जाइए। तो अपनी पहचान बचाने के लिए ये विद्रोह है। और जो चीजें हैं वो तो अलग तथ्य है, लेकिन मूल तथ्य है संस्कृति पर प्रहार हो रहा है और उसे बचाना। तो अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ। लेकिन समस्या वही है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है, उसके सामने आप कुछ दिन, कुछ महीने टिक सकते हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं, क्योंकि उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, यानी उस समय के जिनका वो प्रयोग कर रहे हैं। और आप तीर कमान या भालों का प्रयोग, यही तो है आदिवासियों का हथियार। तो दोनों में बड़ी अंतर है। संथाल संथाल विद्रोह। जून 1855। क्या हुआ? अरे चलिए, फिजिक्स का नियम आ गया, उसको जरा आप कर सकते, टाइमिंग हो गई।